Hi friends, so today we are going to do how to tell wild animals. ये आपकी पोएम है, बहुत ही इजी सी पोएम है, बहुत ही सिंपल सी पोएम है, कोई भी हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मतलब लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इजी है, मैं तो ये कहूँगा। और जो ये है सेंसलेस सी पोएम है आपकी, इफ़ आई वुड से। देखो यहाँ पे द ह्यूमरस पोएम सजेस्ट हाउ सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई टेल वाइल्ड एनिमल सीटेड अलाउ कीपिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। अब ये कहते हैं ह्यूमरस पोम है और ये क्या करता है, ये हमें ऐसे कुछ डेंजरस वेज बता रहा है, बहुत ही खतरनाक तरीके बता रहा है जिससे आप बता सकते हो कि ये कौन सा एनिमल है। यहाँ पे जो टेल है ये बताना नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसका मतलब तो बताना आप कह सकते हो, बट इनका मतलब लिटरल मीनिंग आइडेंटिफाई है यहाँ पे। इफ यू एवर गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर यू should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you're dying, you will know that it is a Asian lion. तो पहले मैं आपको ये एशियन लाइन के बारे में बता रहे हैं कि एशियन लाइन को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं आपको एक मिनट रुक जाइए, ओके। तो इसमें देखिए आप, इफ़ यू एवर गो बाय चांस, कि अगर आपको कोई भी मौका मिले जंगल्स में जाने का, ईस्ट डायरेक्शन के जंगल्स ऑफ द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीट्स, क्या अगर आपसे पहले कोई एक बड़ा सा बी टॉनी का मतलब होता है ब्राउनिश येलो, ब्राउनिश येलो। आपका लाइन का कलर क्या होता है? ब्राउन और येलो ही होता है भैया। इफ ही रोर्स एट यू, यू आर डाइंग, यू विल नो दैट इट इज अ एशियन लायन। अब देखो, अगर वो इतना ऊंची से दहाड़ दे कि आप लोगों को मौत तक आ जाए, तो वो क्या है? एशियन लायन है। यहाँ पे डाइंग का मतलब है डाइंग, जो सिंपल डाइंग होता है। अगर हम बात करें अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, द पोएटेस हियर कॉशंस द रीडर्स अगेंस्ट द वाइल्ड बीस्ट फाउंड इन द जंगल. She says if by chance you reach the jungles in the east, you are likely to encounter a large and tawny beast approaching you, and if it roars loudly at you and you feel that you are going to die due to fear, then you can be sure it is a Asian lion. Clear? अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना। Or if sometime when roaming around, the noble beast greets you with the black stripes on yellow ground, just notice if he eats you. This is simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. अब समझो, जब आप घूम रहे होगे जंगलों में जब आप घूम रहे होगे, तो अगर आपको कोई बड़ा सा बीस्ट, यहाँ पे एनिमल है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यहाँ पे बीस्ट वर्ड यूज किया गया, ये एनिमल के लिए यूज किया गया है, हर स्टैंजा में मिलेगा आपको ये। अब बात है कि जब आप घूम रहे होगे तो आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट करेगा, तो उसके क्या होंगे? ब्लैक स्ट्रिप्स होंगे, येलो ग्राउंड। हमारा टाइगर ऐसे, उसके पूरी बॉडी पे ऐसे नहीं लगता कि पूरा येलो है और ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, द सिंपल, अगर आपको लगे वो आपको खा रहा है, तो आपको एक सिंपल रूल दिमाग में रखना है कि ये है बंगाल टाइगर। डिसर्न का मतलब होता है आइडेंटिफाई, कि आप तभी आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये बंगाल टाइगर है। आइडेंटिफाई। आगे चलते हैं। इफ
ओ सॉरी, इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के बता देता हूँ सेकेंड स्टेंजा की. In this stanza, the poetess tells us how to identify a Bengal tiger. She says that if you're roaming around in the jungle and come across an animal with black and yellow strips and the animal starts eating you, then it is a simple rule will teach you it's a Bengal tiger. Third stanza पे चलते हैं अभी. If strolling forth a beast you view, who hide with the spots is peppered. As soon as he leapt on you, you'll know that it is a leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. If strolling forth, wandering. Strolling का मतलब होता है wandering. जब ऐसे आप वॉन्डर करते फिर रहे हो, पूरा घूमते फिर रहे हो भैया, सोचते घूमते फिर रहे हो. अगर आपको एक बीस्ट दिखता है, बीस्ट यहाँ पे एनिमल को रेफर किया गया, अगर आपको एक बीस्ट दिखता है और whose hide with spots is peppered, whose hide with spot is peppered. तो peppered का मतलब होता है covered with spots, कि पूरा दाग धब्बों में. ये देखो, ये जो स्पॉट्स नहीं, ऐसे नहीं लगता आपने ब्लैक पेपर स्प्रिंकल की हो, वही चीज़ है. As soon as he leapt on you, जब वो आपके ऊपर आपको झपट लेता है तो आपको क्या देखना है, आपको लगेगा कि ये लेपर्ड है. जब वो आपको झपट लेगा तो आपको लगेगा कि ये एक लेपर्ड है. आप चीखोगे चिल्लाओगे अपने दर्द में, पर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी क्योंकि वो बार बार आपको दबोचता रहेगा. क्लियर? 3 स्टेंजा हमारे हो गए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे. मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही धीरे धीरे से आपको समझ. अब तीसरे की एक्सप्लेनेशन सुनो जल्दी से. Here the poet says that if you are casually walking in the forest and you come across an animal with black spots on its body, it's going to be a leopard. The animal is so fast that it will leap on you at once. There is no escape him even if you are in pain, because he will continue pouncing on you and start eating you before you understand that is a leopard. Clear? स्टेंजा 4 की तरफ चलते हैं. अब भैया भालू के बारे में है ये तो. And if walking around your yard you will meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. You have any doubt, I guess he'll give you just one more caress. ये देखो, अगर कहता आप अपने यार्ड में घूम रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, एक क्रिएचर देखेगा वहाँ पे. वो क्रिएचर आपको जब आएगा तो आपको इतनी ज़ोर से हक करेगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हक करेगा, तब आपको पता लग जाएगा कि एक बियर भाई साहब आए हैं ये. अगर आपके मन में तब भी कोई डाउट रहता है, कोई भी शंका है आपके मन में, तो अगर जब वो आपको एक और केयरएस देगा तो आपको पक्का पता लग जाएगा कि ये एक बियर है. केयरएस का मतलब होता है एक लविंग टच, लविंग टच. बट यहाँ पे ये लविंग टच भी बीस्ट ही होगा. ओके, क्लियर? समझ आया ये वाला? अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लो. In this stanza, Carolyn Wells says that while you are walking around in your yard, you may meet a creature there. When this creature hugs you very tightly, then you can be sure it is a bear. If you have any doubt in your mind, then he will just give you another tight hug. This hug may seem friendly but can be fatal. Stanza 5. To distinguish the beast of prey, and voice might nonplus the crocodile you always may tell. From the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but they weep their crocodile. देखो,
वैसे तो देखो ये दिखने में कितने अलग है, आप अच्छे से बता दोगे, पर बताइए ये डेंजरस वेज रही है तो हम क्या ही कर सकते हैं। अब देखो पहले तो डिस्टिंग्विश आ जाता है। डिस्टिंग्विश मतलब होता है कि आप दोनों में डिफरेंस बता सको, दोनों में डिफरेंस बता सको या फिर इनको आइडेंटिफाई डिफरेंस कर सको। फिर उसके बाद नॉइस, अगर आप एक नॉइस में हो मतलब आप एक बिगनर ही हो, बिगनर, तब भी आप बता सकते हो। देखो जो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है क्रोकोडाइल और हाइना में, एक जो बिगनर है उसको नॉन प्लस मतलब उसको कन्फ्यूजन हो सकती है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। अब ये बता रही है क्रोकोडाइल को आप कैसे बता सकते हो। जो हाइना होते हैं वो मेरी स्माइल्स के साथ आते हैं, हैप्पी स्माइल्स के आते हैं। लग नहीं रहा ये हंस रहा है बड़ी डरावनी सी हंसी है इसकी, लग नहीं रहा ये हंस रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, वीप कर रहे हैं। अगर वो वीप कर रहा हो तो वो क्रोकोडाइल है, अगर स्माइल करता आ रहा है वो आपका हाइना है। ओके ओ अब सुनो आप एक बात। अब आता है आपका स्टेंजा 5 की एक्सप्लेनेशन। पोएटिस सेज दैट समटाइम इट्स बिकेम क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ बिगिनर टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स. He may not be able to distinguish between hyena and crocodile. She says hyenas always laughs as they swallow its victim, as crocodile on other hand it's said to shed their tears while eating its prey. यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि वो हंसता आ रहा है, वो रो रहा है, ये डेंजरस वे नहीं है, बट वो डेंजरस वे है क्योंकि ये आपको मेरी स्माइल और आपको ये उसके आंसू तभी देखने को मिलेंगे जब वो उसके प्रे को खाते हैं। तो जब भी हाइना अपने प्रे को खाता है वो क्या करेगा, हंसेगा, और जो क्रोकोडाइल होगा वो अपने टीयर्स शेड करेगा। क्लियर? इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीज़न होते हैं दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट मैंने सुना है कहीं पे। अब देखो स्टैंजा 6 पे आ जाओ। अ ट्रू कैमेलियन is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, not a single wing. If there's nothing on tree, this the chameleon you see. देखो कैमेलियन सभी ने देखा, मतलब देखा नहीं होगा, सुना तो है। गिरगिट होता है, गिरगिट क्या करता है, अपने रंग चेंज करता है। तो लिजर्ड जैसा ही होता है, छिपकली जैसा होता है, और उसके कोई भी ईयर्स नहीं होते। आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई ईयर्स हैं? नहीं है ईयर्स। और उसके बाद आपको दिख रहा है कोई भी यहाँ पे विंग तो है नहीं, विंग भी नहीं है इसके। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री, देखो अगर ट्री पे आपको लगता है ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका कलर ही चेंज कर लेते हैं और मिक्स ही हो जाता है। अगर आपको लगता है ट्री पे कुछ भी नहीं है ना भैया, तो वहाँ पे क्या बैठा है, आपका कैमेलियन बैठा है। तो यहाँ पे टिस का मतलब होता है इट इज़। ओके, टिस मीन्स इट इज़। क्लियर? She says that a true chameleon is a small animal. It resembles a lizard. It does not have any ears or wings. The poetess says that if you are not able to see anything on a tree, then chances are there that a chameleon is sitting there. The chameleon is a master of camouflage as it changes color as per its surrounding. Thus, it is difficult to spot. This attribute helps us to escape from its enemy. समझ आया? अब कैरोलाइन वेल्स ने ये लिखी है। अब मैं आपको कैरोलाइन वेल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बिल्कुल हल्का सा। कोई आपका पोएट पे इतना ध्यान देता नहीं, पर अगर आपको पता ही होना चाहिए भैया। तो कैरोलाइन वेल्स का बर्थ कब हुआ था? जून 1862 पे। तो ये उसका in United States. She has written for 40 years. Her books include nonsense, anthology, and humorous verse. She writes nonsense,
एंथोलॉजी एंड ह्यूमरस वर्स। आई डोंट नो इफ माई ह्यूमरस के स्पेलिंग गलत हो गए। ह्यूमरस स्पेलिंग्स आर दिस भैया, फिर आप कहोगे गलत स्पेलिंग है। ह्यूमरस वर्स। अब इसका मतलब क्या है? बॉर्न हुई 1862 को, यूनाइटेड स्टेट में हुआ, 40 साल के लिए आंटी जी ने लिखा। नॉनसेंस एंथोलॉजी का मतलब होता है क्योंकि सेंस ही नहीं बन रही। मतलब जो आपको मतलब हम इतना रिलेट नहीं कर पाते। अगर यही पोएम हिंदी में होती है हम ज़्यादा रिलेट कर पाते क्योंकि हमारी मदर टंग नहीं है। बट एक फ़नी पोएम है क्योंकि आपको लगता है कि आप ये तरीके यूज़ कर सकते हो। जब आपको वो खा रहा है, आप अपने आप को खाने दोगे उसे क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? नहीं ना। तो ये नॉनसेंस एंथोलॉजी पे लिखती थी। ह्यूमरस वर्स मतलब फ़नी चीज़ें, ह्यूमरस फ़नी चीज़ें। क्लियर? इससे आपको हंसी आने वाली है, आप सीरियस तो रहेगी नहीं पोएम के टुवर्ड्स, क्योंकि आप इतना सीरियस ले गए तो आप जाके एशियन लाइन के सामने लेट जाओगे, नहीं ना। तो ये आपको दिए हुए वर्ड मीनिंग ये मैंने ऑलरेडी लिख दी है वहाँ पे, और ये हो गया आपका यहाँ पे। अब मुझे लगता है कि आपकी यहाँ पे पोएम हो गई। अब पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस पे भी जल्दी सेशन आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ सेशंस, हर एक चैप्टर का भी कराना है क्योंकि अभी मैंने बहुत ही कम चैप्टर करवाए हैं। अभी वाटर रिसोर्स हुआ है हमारा, और थीफ स्टोरी हुआ है, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, और टाइगर इन द जू हुआ है। तो काफ़ी सारे चैप्टर रहते हैं। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हुआ है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हुआ है, ह्यूमन आई हुआ है। बहुत सारा सिलेबस पड़ा है अभी, तो जल्दी जल्दी से करेंगे। मुझे लगता है अभी दिसंबर तक सारा हो जाएगा, डोंट वरी। अब देखो, पहला आपके पास आ जाता है पोएटिक डिवाइसेस इंजैबमेंट। ये सारी लाइंस में ये देखो, यहाँ पे भी इंजैबमेंट है, यहाँ पे भी इंजैबमेंट है, यहाँ पे भी इंजैबमेंट है, और यहाँ पे इंजैबमेंट है। आपको वो ही लाइन देखने जहाँ पे मतलब लास्ट पे कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है तो इंजैबमेंट है। फिर एसोनेंस है, फिर आपके पास एसोनेंस है। देखो, तो पोएटिक डिवाइसेस हम किसी और सेशन में करेंगे, यहाँ पे हम अभी छोड़ रहे हैं। तो आपकी ये पोएम ख़त्म हो गई है, सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस रहते हैं, वो जल्दी आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।